हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 29 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो ना आपको ये ड्रामा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्रामे के स्टार्टिंग में जिधर मिया और ओयांग आपस में बैठकर प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, उधर ही वे सीओ को ताने मारकर कहती है कि तुमको ना उन दोनों से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। और तुमको क्या लग रहा है, इस तरीके से तुम ओयांग के सामने बेचारी बनोगी तो ओयांग तुम पर इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा। मेरी बात मानो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ओयांग सिर्फ मिया का है और वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारी सहमति हो तो हम दोनों इन्हें अकेला छोड़कर कहीं टेस्टी खाना खाने के लिए चलते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान ओयांग से थोड़ा तो हटे। ये सारी बातें सुनकर सीओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वे से बोलती है कि तुम हर लड़की को अपनी तरह को समझती हो और मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आना है। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे भाई ने मेरे डैड से एक प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगी है। मैं चाहूँ तो अपने डैड से बोल कर उस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करने के लिए मना भी कह सकती हूँ। सीओ की ये सारी बातें सुनने के बाद वे बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ जब वो सभी साथ में बैठे होते हैं तो सीओ अपने डैड से और ओयांग के डैड से मिया की बहुत सारी तारीफ करी होती है और उनसे यही बोलती है कि मिया ने उसके फ्रांस में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। वो उसके सारे काम किया करती थी और उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती थी कि वो फ्रांस में अकेले। तो मिया उससे बोलती है कि तुमने भी तो मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं फ्रांस में अकेली हूँ और इतना अमीर होने के बावजूद भी तुमने कभी भी मुझ पर अपने पैसों का रौब नहीं झाड़ा, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद सीओ अपने डैड से कहती है कि डैड मिया सिर्फ मेरी हेल्प ही नहीं किया करती थी बल्कि अपना घर का खर्चा चलाने के लिए फ्रांस में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग के डैड मिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद सीओ के डैड मिया से कहते हैं कि वाकई में मानना पड़ेगा, तुम एक बहुत ही बहादुर बच्ची हो। सीओ को तो बचपन से ही हमने इतनी लग्जरियस लाइफ दी है कि वो अपना पर्सनल काम भी नहीं करती है, बट सीओ तुम्हें मिया से सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये सब सुनकर सीओ अपने डैड से कहती है कि डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीओ सभी के सामने ये सब इसलिए कहती है ताकि सभी को उस पर बिलीव हो जाए कि वो मिया के खिलाफ नहीं है। उसके बाद सीओ के डैड मिया से कहते हैं कि तुम्हारे डैड एक छोटा सा स्टॉल चलाते हैं ना, उनको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी और उनकी पूरी हेल्प करूंगा। आखिरकार तुमने मेरी बेटी का इतने अच्छे तरीके से ख्याल जो रखा है। तो मिया उनसे बोलती है कि भले ही मेरे पापा का स्टॉल छोटा है और हम कम पैसे कमाते हैं लेकिन हम अपने लाइफ से पूरी तरीके से सेटिस्फाई है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पक्का बोलूंगी। दूसरी तरफ चैंसे और ओरे चैंसे के मॉम डैड की ग्रेव के सामने जाते हैं जहाँ पर कि ओरे उनसे कहती है कि मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ लेकिन चैंसे जितना अच्छा है मुझे पता है कि आप भी उतने ही अच्छे होंगे और मैं चैंसे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं चैंसे के साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और जब हमारा बेबी हो जाएगा तो हम तीनों के तीनों यहाँ पर आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ सीओ ओयांग के साथ बिताए गए उन पलों को याद कर रही थी और यही सब सोचकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ओयांग कभी भी उसका नहीं हो सकता है क्योंकि वो मिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जैसे ही वहाँ पर मिया आई वैसे ही वो सब कुछ छोड़कर मिया के पास चला गया। जब सीओ यही सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी भी ओयांग के बारे में सोच रही हो ना। तो सीओ उनकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद उसके डैड उससे बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि ओयांग तो मिया को पसंद करता है और उसकी वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती हो। मैं तुमको बचपन से ही जानता हूँ और आज तक तुमने अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है और इसी तरीके से आज तुम अपने प्यार के लिए अपनी खुशी के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकती हो। तुमको तो पता ही है ना कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं तो तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। ये सब सुनकर सीओ अपने डैड से कहती है कि डैड इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। पहले जब मैंने मिया से पूछा था कि वो ओयांग के साथ रिलेशनशिप में है तो उसने मना कर दिया था, पर जैसे ही मैं ओयांग के लिए अपने फ्रांस से पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आई तभी मिया ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना दिया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उससे पूछा था कि उसके और ओयांग के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, अगर वो मुझे उसी टाइम बता दी तो मैं हट जाती और यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आती। उसी की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है। उसने मुझे बुरी तरीके से हर्ट किया है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे हर्ट कर रही हूँ। आपको पता भी है कि मुझ पर क्या बीती थी जब मैंने सुना था कि मिया ओयांग के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम ओयांग से प्यार करती हो मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीती है, बट मेरा फर्ज इतना था कि मैं तुम्हें समझाऊं। अब तुम बड़ी हो गई है इसलिए तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हो और तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। ये सब सुनकर सीओ अपने डैड से कहती है कि ओके डैड, मैंने आपकी बातें अच्छे से सुन ली है और मैंने ये सोच भी लिया है कि मैं यहीं रहूंगी और एक और बार अपने प्यार को चांस दूंगी। थोड़ी ही देर बाद उसके डैड वहाँ पर से चले जाते हैं। उसके बाद सीओ मिया के साथ बिताए गए पलों को याद करने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि कहीं वो मिया के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है। पर तभी उसको ऐसा भी लगता है कि अगर वो मिया के साथ गलत कर रही है तो मिया ने भी तो उसके साथ गलत किया है, इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो किसी न किसी तरीके से ओयांग को तो पाकर ही रहेगी। कुछ ही देर में मिया और वे जब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो वे वहाँ पर भी मिया को काफी बार समझाने की कोशिश करती है कि सीओ उसके साथ धोखा कर रही है और वो ओयांग को पसंद करती है,
बट मिया उसकी बातों को मानने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी तरफ जब ओयांग अपने डैड के सामने जाता है तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि क्या तुम सीयू को पसंद करते हो। फिर ओयांग उनसे साफ साफ कह देता है कि वो सीयू को पसंद नहीं करता है और सीयू बस उसके फ्रेंड है। ये सब सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि ओके सीयू के डैड हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मैं उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी शादी उनकी बेटी के साथ करवा दूंगा तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस में हमारी हेल्प भी करेंगे। ये सब सुनकर ओयांग काफी हैरान हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि डैड आप प्रॉफिट नहीं देखेंगे इस बार। तो उसके डैड ओयांग से कहते हैं कि कभी कभी हमें प्रॉफिट को छोड़कर अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए। यही सब सुनकर ओयांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो। वैसे जिस हिसाब से आज तुम मिया का साइड ले रहे थे, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुम मिया को ही पसंद करते हो। तो ओयांग ये सब सुनकर अपने डैड से बोलता है कि हाँ डैड, मैं मिया को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बट क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर उसके डैड उससे बोलते हैं कि पहले से ही मिया मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, इसलिए मैं उसके खिलाफ था और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो तुम्हारी पावर का यूज करके हमारी कंपनी पर कब्जा न करना चाहती हो, जैसे कि चैन से करना चाहता है। बट अब मुझे मिया पर पूरा विश्वास हो गया है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, चैन से जैसी नहीं है, और वो एक बहुत ही अच्छी बहू तो क्या, एक बहुत ही अच्छी वाइफ भी बनेगी, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी हूँ। ये सब सुनकर ओयांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने डैड को गले लगा देता है। थोड़ी ही देर में ओयांग मिया के स्टॉल में जाता है और उससे बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मिया उससे बोलती है कि जब तुम यहाँ पर आए थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। वैसे तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो? तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें पता है आज सीयू के डैड ने मेरे डैड को गोल्फ खेलने के लिए क्यों बुलाया था? ताकि मैं उनकी बेटी से शादी कर सकूं, और यही नहीं, उनकी बेटी से शादी करने के बाद वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते थे। बट तुम्हें पता है मेरे पापा ने क्या किया? मेरे पापा ने उनका ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहू सीयू नहीं बल्कि तुम बनो। ये सब सुनकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मुझको तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं कह रहा है। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुमको मेरी बातों पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। ओयांग की बातें सुनने के बाद मिया और वे दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़े ही देर में मिया के डैड चैनसे को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो चैनसे उनके सामने जाता है तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि पहले से सिचुएशन कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है ना। देखो, मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम किससे सच्चा प्यार करते हो और किससे सच्चा प्यार नहीं करते हो, बट मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैंने तुम्हें हमेशा अपने फैमिली की तरह ट्रीट किया है, इसलिए तुम्हारा जब भी खाना खाने का मन करे या तुम्हारा यहाँ रहने का मन करे, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं जिसके कारण हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट अब जो हो गया है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस गलती को सुधार सकते हैं। इसीलिए तो मेरी कही हुई बातें ध्यान रखना। और ऐसे कहकर मिया के डैड वहाँ पर से चले जाते हैं। मिया के डैड के जाने के बाद चैनसे को वो दिन याद आने लग जाते हैं जब वो मिया के डैड और मिया के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहा करता था। जब कोई भी उसके साथ नहीं था तो वो दोनों उसके साथ थे, लेकिन आज सिचुएशन पूरी उल्टी हो चुकी थी। आज जब उन दोनों को उसकी जरूरत थी तो चैनसे उनके साथ नहीं था। ये सारी बातें याद कर कर चैनसे रोने लग जाता है और चैनसे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। थोड़ी ही देर में मिया अपने डैड को बता देती है कि ओयांग के डैड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये सब सुनकर मिया के डैड ओयांग के डैड से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओरे के डैड को अभी भी मिया के डैड की कही हुई बातें याद आ रही थी। मिया के डैड की बातें सुनकर उनको अपनी बेटी की टेंशन होने लग जाती है और वो सोचने लग जाते हैं कि जिस तरीके से चैनसे ने उनकी बेटी को धोखा दिया था, कहीं उसी तरीके से वो ओरे को भी धोखा ना दे। इसीलिए वो सोचते हैं कि वो चैनसे से आप खुद ही बात करेंगे। तो वो उसको कॉल लगाते हैं और रात को उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ मिया की आंटी मिया के डैड को काफी अच्छे तरीके से तैयार करती है और उनसे कहती है कि ओयांग पर उनके डैड पर गुस्सा मत करना और हो सके तो अच्छे से बात करना ताकि उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। थोड़ी ही देर में मिया वहाँ पर आते हैं और वो अपने डैड से अपने नेकलेस के बारे में पूछती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे तो नेकलेस के बारे में नहीं पता है। जब मिया के डैड सुनते हैं कि काफी दिनों से मिया का नेकलेस गायब हो रखा है तो ये सब सुनकर उनका शक जाता है मिया की आंटी की तरफ और वो मिया की आंटी से उस बारे में पूछते भी हैं। बट मिया की आंटी मिया के डैड से बोलती है कि नहीं, मैंने किसी का भी नेकलेस नहीं चुराया, आप इस तरीके से मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाइए। मिया नहीं चाहती थी कि उसके डैड को गुस्सा है और उसके डैड की तबीयत खराब हो जाए, इसलिए वो अपने डैड को वहाँ पर से भेज देती है। उनके जाने के बाद वो अपनी आंटी से पूछती है कि सच सच बोलना, मेरा नेकलेस कहीं आपके पास तो नहीं है। ये सब सुनकर मिया की आंटी पहले तो उसके बात मानने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मिया उनको धमकी देती है तो वो अपनी गलती कबूल कर देती है और मिया से कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बिल्कुल सही सलामत है, मुझे पैसों की बहुत सारी जरूरत थी इसलिए मैंने उसे एक शॉप में दिया था, बट तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी उस शॉप से तुम्हारा नेकलेस लेकर आ जाऊंगी। ये सब सुनकर मिया उनसे कहती है कि आप जल्दी से जल्दी मेरा नेकलेस मुझे वापस दे देना और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी सारी बातें अपने डैड को बता दूंगी। ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। मिया की बातें सुनकर उसकी आंटी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है।
थोड़ी देर बाद मिया के डैड ओयांग से मिलते हैं और वो उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करते हैं। मिया के डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर उन दोनों को ऐसा लगता है कि अब उनकी शादी में बिल्कुल भी कोई रोक टोक होगी नहीं और कोई मुसीबत नहीं आएगी। बट उनको क्या पता था कि जितना आसान उनको ये सब लग रहा था, ये सब उतना आसान नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। दूसरी तरफ वे मिया और ओयांग की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिनसे सबको पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओयांग के डैड मिया के डैड को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट मिया और ओयांग को पता नहीं रहता है कि उन दोनों के डैड एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी ही देर में ओयांग के डैड भागकर मिया के डैड के सामने जाते हैं और उसको गले लगा देते हैं। ये सब देखकर मिया और ओयांग अपने डैड से बोलते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो उनके डैड उनको बताते हैं कि वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और ऐसे ही कहकर वो उन दोनों को अपनी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। उन दोनों की कहानियां सुनकर ओयांग और मिया को बड़ी ही हंसी आती है और वो दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद मिया के डैड ओयांग के डैड से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट अकेले में। थोड़े ही देर में ओयांग के डैड बहुत ही खुश होकर मिया के डैड से कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ हो रही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं इस दुनिया में जीने के, बट मैं जल्दी से चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए और उन दोनों के जल्दी से बच्चे हो जाए। ये सब सुनकर मिया के डैड रोने लग जाते हैं और ओयांग के डैड से बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं हो सकती है। ये सब सुनकर ओयांग के डैड मिया के डैड पर गुस्सा करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाना चाहते हो? मेरा बेटा मेरी तरह धोखेबाज नहीं है, वो तुम्हारी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। तुम एक बार मेरे बेटे पे ट्रस्ट करके देखो। तो ये सब सुनकर मिया के डैड उनसे बोलते हैं कि नहीं, उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि मिया मेरी बेटी नहीं है बल्कि तुम्हारी बेटी है। जब तुमने मिया की मॉम को छोड़ दिया था तो वो प्रेग्नेंट थी और मिया की मॉम को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक मिया है और उसकी बहन दूसरी दोरन है। दूसरी तरफ चैन से जब बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो रहा होता है तभी उसके पीछे से ओरे के डैड आ जाते हैं और वो उसका गला पकड़ देते हैं। चैन से अपने आप को छुड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी के साथ भी धोखा कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम ओरे के साथ 2 साल से रिलेशन में हो, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? जब तुमने 20 साल का रिलेशन मिया के साथ तोड़ चुका है तो तुम मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं अपना रिलेशन तोड़ सकते हो? सच सच बताओ, मेरी बेटी के साथ रिलेशन में आने का तुम्हारा क्या प्लान है? वरना मैं तुमको आज यहीं पर ही मार दूंगा और मुझे कुछ भी अफसोस भी नहीं होगा। तो उसके बाद चैन से अपने आप को उनसे छुड़वाता है और उनसे कहता है कि ओके, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ, बट प्लीज आप इस तरीके से मेरा गला मत दबाइए। दूसरी तरफ मिया के डैड की बातें सुनने के बाद ओयांग के डैड बिल्कुल उदास हो जाते हैं और मिया के डैड से कहते हैं कि अब क्या होगा। तो मिया के डैड उससे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी तरीके से सिचुएशन संभाल ही लूंगा और मिया को यहाँ पर से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा ताकि वो आज के बाद ओयांग से कभी भी ना मिले। बट तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम ये सच कभी भी मिया को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दोबारा से उतना ही उदास हो जितना उदास वो पहले हुई थी। पहले उसे चैन से ने भी धोखा दिया था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा टूट गई थी। अभी अभी तो उसने अपने आप को संभाला है, मैं फिर से नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ ऐसा ही हो। दूसरी तरफ मिया और ओयांग भी वही पोस्ट देखते हैं जो मिया ने डाली होती है। ये सब देखकर ओयांग मिया से कहता है कि तुमने कभी सोचा था कि वे इस तरीके से चेंज हो जाएगी? तो मिया कहती है कि हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट उसे इस तरीके से देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट हम दोनों के डैड कहाँ चले गए होंगे? अब तक वो आए नहीं है। उसके बाद मिया उससे कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों बहुत ही जल्द एकजुट होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनके डैड भी आ जाते हैं। तो मिया के डैड उनसे कहते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए वो वहाँ पर से चले जाते हैं। जब वो बाथरूम जा रहे होते हैं तभी उनको चैनसे की आवाज आती है। वो हर एक रूम में चैनसे को चेक करते हैं, बट उनको चैनसे वहाँ पर नहीं दिखता है। थोड़ी ही देर में चैनसे ओरे के डैड को अपनी कहानी सुना रहा होता है और उनसे बोलता है कि मैं और मिया बचपन से ही अनाथ थे, बट जब हम अनाथालय में थे तो कुछ दिनों में मिया के डैड वहाँ पर आए और उन्होंने मिया को अडॉप्ट कर लिया। मिया हमेशा अनाथालय में अपनी मम्मी को याद करके रोया करती थी। मिया को रोता हुआ देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था और मैं मिया की हेल्प करता था और इसी तरीके से उसकी मदद करते करते मैं मिया के कब इतना ज्यादा क्लोज हो गया मुझे पता भी नहीं चला। उसके डैड हमेशा से मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया करते थे और मुझे हमेशा खाना भी खिलाया करते थे। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था जैसे उन्होंने एक ही बच्चे को अडॉप्ट किया हो, बल्कि उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे भी अडॉप्ट किया हो, क्योंकि उन्होंने और मिया ने कभी भी मुझे मेरे मॉम डैड की कमी महसूस ही नहीं होने दी। जब मैं बचपन में कभी भी कमजोर फील करता था या मुझे मेरे मॉम डैड की याद आती थी तो मेरे सामने मिया आ जाती थी और मुझे हंसाने की कोशिश करती थी और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी भी आती थी, जिसके कारण मैं अपने मॉम डैड को याद भी नहीं करता था। और इसी तरीके से मेरा पूरा बचपन मिया के साथ गुजरा था। लेकिन जब मिया फ्रांस चली गई थी तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आया करती थी, बट मैंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला और कुछ टाइम बाद मेरी जॉब भी लग गई। मेरी जॉब लग गई थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मेरे लिए जॉब करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से मुझे वहाँ पर भी अक्सर ताने पड़ा करते थे।
मेरे कलीग्स, मेरे सुपरवाइजर हमेशा मुझे डांटा करते थे और मेरा मजाक उड़ाया करते थे। तभी वहाँ पर एक दिन ओरे आई और उसने मेरी हेल्प की। तभी से मुझे ओरे से प्यार हो गया और मिया से ध्यान हटने के बाद मेरा ध्यान ओरे पे जाने लग गया। आज तक जिस तरीके से मैंने मिया का सपोर्ट किया था उसी तरीके से ओरे अब मेरा सपोर्ट कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और स्टार्टिंग में मैं डबलिंग भी कर रहा था, लेकिन अब मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं ओरे से ही सच्चा प्यार करता हूँ। जब चैन से ओरे के डैड से ये सारी बातें कह रहा होता है तो उसकी बातें मिया के डैड सुन लेते हैं। तो उसके बाद चैन से ओरे के डैड से कहता है कि मैं ओरे से इसलिए प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि वो अमीर है और उसके हाथ में पावर है। मैं ओरे से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मेरे हार्ड टाइम में मेरा साथ दिया था। और यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब ओरे के साथ बिताऊं और अपने बच्चे को और ओरे को बहुत ही खुश रखूं। जब वो इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ मिया को अपने डैड की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है और वो कहती है कि मेरे डैड उतनी देर से बाथरूम जा रखे लेकिन वो अब तक आए नहीं। उसके बाद अपने डैड को कॉल भी लगाती है लेकिन उसके डैड उसका कॉल नहीं उठाते हैं। थोड़ी देर में ओयांग उनको देखने के लिए बाहर बाथरूम में चला जाता है। चैन से की बातें सुनने के बाद मिया के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंदर जाकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम दोनों की सच्चाई सबको बता दूंगा। और उसके बाद वो चैन के सामने जाकर बोलते हैं कि चैन से प्लीज तुम इसकी बातों पे मत आओ, तुम मिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे पता है कि ओरे ने तुम्हें अपने चाल में फंसाया है। मैं तुमको अभी भी कह रहा हूँ कि तुम किसी लड़की की वजह से अपने सच्चे प्यार को मत ठुकराओ। मिया तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। बस एक बार तुम मुझसे अपने दिल की फीलिंग्स बता दो। मैंने बचपन से ही तुम दोनों को बड़े होते हुए देखा है और मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हो। मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। वो तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, बस वो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताती नहीं है। तुम इसकी बातों पर मत आओ, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ पर से दूर भेज दूंगा। मिया के डैड की बातें सुनकर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि अगर तुमने इसकी बात मानी ना तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे और उसी से शादी करोगे। उनकी बात सुनकर चैन से मिया के डैड से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मिया के डैड के इतने सारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी चैन से उनकी एक भी बात नहीं मानता है और उनको वहाँ पर से जाने के लिए कहता है। ओरे का डैड जानता था कि चैन से मिया के डैड की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो इसीलिए ही उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं मिया के डैड के इतने ज्यादा बोलने पर चैन से उसकी बातों से कन्विंस ना हो जाए और उसकी बेटी से शादी ना कर ले। इसीलिए वो मिया के डैड को खींच कर वहाँ पर से लेकर आता है और उनका सर दीवार पर पटकने लग जाता है। ये सब देखकर चैन से को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़े ही देर में इसी तरीके से हाथापाई में मिया के डैड का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर चैन से आ जाता है और वो उनका हाथ पकड़कर उनको बचा लेता है। जैसे ही ओरे का डैड देखता है कि चैन से मिया के डैड को बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो चैन से को भड़काने लग जाता है और उससे बोलता है कि इसका हाथ छोड़ दो, अभी इसकी बेटी यहाँ पर आने वाली होगी। अगर वो देखेगी कि तुमने इसका हाथ पकड़ रखा है तो वो सोचेगी कि तुम ही इसे मारना चाहते हो और कहीं इसी चक्कर में तुम जेल ना चले जाओ। तो ये सब सुनकर मिया के डैड उससे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, प्लीज चैन से मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारी और मिया की शादी होते हुए देखना है। चैन से जब उनकी बात नहीं मानता है तो ओरे के डैड उसे और भी ज्यादा भड़काने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको पता है ना कि ओरे के पेट में तुम्हारा बच्चा है और अगर ये जिंदा रहे तो ये तुम्हारी शादी मिया से करा देंगे, इसीलिए ओरे के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें इन्हें मानना ही पड़ेगा। उनकी बात सुनकर चैन से उनकी बातों में आ जाता है और वो उनको छोड़ देता है। मिया के डैड उससे बहुत ज्यादा भीख मांगते हैं लेकिन चैन से उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उसमें तो पैसों और पावर का इतना ज्यादा भूत सवार हो रखा था कि वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था। और वो तो मिया के डैड को भी नहीं बख्शता है जो उसको बचपन से ही अपना बेटा मानते थे। थोड़ी ही देर में मिया अपने डैड को ढूंढते हुए ग्राउंड में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड नीचे ग्राउंड पर पड़ रखे हैं। ये सब देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ ऊपर से ओयांग के डैड भी मिया के डैड को देखते हैं कि वो नीचे गिर रखे। सभी उनके पास आते हैं। अपने डैड को इस हालत में देखकर मिया अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है। ओयांग मिया को इस हालत में देखकर उसको संभालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चैन से को भी मिया के डैड को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो मिया के डैड के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। उसको अपनी हरकतों पर बहुत ही ज्यादा अफसोस भी होता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जो उसने किया है वो ठीक भी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मिया के डैड पक्का उसके साथ कुछ तो कुछ बुरा कर ही देते। बट फिर भी उसको मिया के डैड के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।